अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द अनदर एपिसोड। आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं, वो गेस्ट यकीन करें कि वो एक ऐसा सोल्यूशन लेकर आए हैं, या वो आज ऐसी बातें करेंगे इस सेशन के बाद कि यू विल अंडरस्टैंड कि एक चीज जो सब जगह पे वैल्यू होती है, चाहे आप अमीर हैं चाहे आप गरीब हैं, फिटनेस एक ऐसी चीज है, पतला दिखना एक ऐसी चीज है, फिट होना, हेल्दी होना, आपकी स्किन हेल्दी हो, आपके बाल हेल्दी हो, आप दिखते अच्छे हो। सो ये आज की दुनिया में और आज के दौर में ऐसा कोई शख्स नहीं है कि जिसके अंदर इस चीज की ख्वाहिश ना हो। सो हमारे पास डॉक्टर असलान मौजूद हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। ये ओबेसिटी मैनेजमेंट देखते हैं एज अ जनरल फिजिशियन, और जो है इसके अलावा ही रन्स ए क्लिनिक जिसके अंदर आपको तमाम तर स्किन से रिलेटेड, चाहे वो सर्जिकल हो चाहे नॉन सर्जिकल हो, तो तमाम तर प्रोसीजर्स आपको जो है वो इनके पास मिलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच फॉर द इंट्रोडक्शन। सर, ओबेसिटी की अगर बात करें जी बिल्कुल, तो आज के इंटरनेट के दौर की अगर बात करें, इस इंस्टाग्राम खोल लें जी बिल्कुल, टिकटॉक खोल लें, फेसबुक खोल लें, मरियम औरंगजेब साहबा नजर आ रही। एक्सीलेंट ट्रांसफॉर्मेशन, बिल्कुल एक्सीलेंट। ये है क्या, और क्या एक आम इंसान जो इस टाइम पे आपको देख रहा है ये अचीव कर सकता है? देखिए, आपने बड़ा अच्छा लफ्ज बोला मुस्तफा, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये एक जर्नी होती है। ये नहीं होता कि कल मैंने सोचा और आज ये ट्रांसफॉर्मेशन हो बिल्कुल ठीक है। तो मैं बड़ा उसको प्रेस करता हूँ जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन है, लेकिन शी मस्ट हैव पास थ्रू अ जर्नी जिसके अंदर जो उन्होंने वेट रिडक्शन की होगी अपनी। ठीक है, और मेरे तजिए के मुताबिक उन्होंने कुछ प्रोसीजर्स भी कराए होंगे, हो सकता है कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स हो, नॉट सर्जिकल, लेकिन ये हर एक के बस का काम नहीं। पर आपको क्या लगता है कि इन्होंने क्या कुछ करवाया होगा? जी, अगर आप मेरा एज अ एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट लेते हैं तो मेरा ख्याल है तो उनका बक्कल पैटर्न होगा सबसे पहले, तो वेट रिडक्शन जिससे कि उनकी थोड़ी सर्जिकल वेट रिडक्शन है कि ये नेचुरल आपको नहीं, मेरा ख्याल है ये जो आजकल हमारा जो मैं अपना तजिया देता हूँ, ये GLP-1 और जो ज़ेम्पिक और हमारा मंजारो चल रहा है, इसकी सपोर्ट ली जा सकती है। इसके अलावा जो है, लेकिन ये खाली वेट रिडक्शन से सब कुछ नहीं हो सकता। इतनी अच्छी जॉ कंटूरिंग नहीं आ सकती, लिपोलिटिक्स भी चाहिए होते हैं उसके अंदर, जॉ लिफ्ट भी चाहिए होती है उसके अंदर, बक्कल फैट रिमूवल भी चाहिए होती है उसके अंदर, फिर आपको आपकी चीक कंटूरिंग चाहिए होती है, नोज जॉब हो सकता है सर्जिकल हो या नॉन सर्जिकल हो, पर लिप्स से उनकी अमेजिंग बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मोस्टली मेरा ख्याल है सर्जिकल है, लेकिन नॉन सर्जिकल भी हो सकती है। नीचे उनके एक निशान आता था जो कि अब वो निशान बिल्कुल कंप्लीटली जी, वो तो हम डर्मल फिलर्स के थ्रू जा सकते हैं। तो वो तो हमारा डर्मल फिलर्स है, क्योंकि मेरी अपनी स्पेशलिटी भी फेस कंटूरिंग में ही आती है। तो और मैस्कुलाइजेशन और फेमिनाइजेशन ऑफ फेस पे मैंने अपना पेपर भी रखा हुआ है। तो इससे मैं यही कहूंगा कि उनकी जॉ कंटूरिंग डर्मल फिलर से हुई है, और साथ साथ लिपोलिटिक यूज हुए हैं और वेट रिडक्शन है उसके अंदर। एक चीज ये बताएं कि एक स्ट्रक्चर हम जैसे अभी मरियम औरंगजेब साहबा को अगर हम एग्जांपल लेके चलें, सो वो आप अगर देखेंगे एक उनका जॉ लाइन जो था ना, फेस स्ट्रक्चर वो बड़ा था। सो क्या इसमें कोई ऐसा भी होता है कि कोई बोन जो है वो रिमूव की जाती है और स्ट्रक्चर ही छोटा हो गया? जी, बड़ी अच्छी बात की। इसमें हम अपने मैक्सिलोफेशियल सर्जन हमारे आते हैं और प्लास्टिक सर्जरी का काम आता है, तो उसके अंदर बिल्कुल थोड़ा सा ऑस्टियोटमी भी होती है लोअर जॉ की, मैंडिबल की, और उसमें हमारी फिर एडजस्टमेंट आती है जिसमें हम एडजस्ट करते हैं जॉ। अच्छा, जब ये क्योंकि अब जैसे सर्जरी की बात हो रही है, जो कंजर्वेटिव लोग हैं, एक तबका है जो कि इसको अच्छे तरीके से नहीं देखता, और वो हमने एक मिसाल सुनी भी है, आसान साहब में कहते हैं कुदरत के निजाम में जो पंगे नहीं लेने चाहिए। सो अगर हम दीनी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अपने आप को अच्छा दिखाना, बेहतर दिखाना और सर्जरीज की तरफ जाने में कोई ममानियत तो नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें ममानियत है। हमारी तो कुछ अहादीस भी ऐसी हैं कि हमें बेहतर नजर आना चाहिए, इवन हम इबादत के वक्त भी अच्छे नजर आना चाहिए, हमें दिखना चाहिए। तो अपने को इम्प्रूव करना, अपनी जाहिरी तौर पर अपने को अच्छा दिखाना, इसमें मेरा नहीं ख्याल दीनी तौर पर कोई ममानियत होनी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्योंकि ओबेसिटी की तरफ मैं आता हूँ, अभी आपने मरियम औरंगजेब साहबा के बारे में बात की। सो सर्दियां हैं और गर्म पानी से हम ज्यादातर जो है वो शावर लेते हैं। सो इसके बाद ना एक जितने भी मॉइस्चराइजर्स लगा लें, पानी का इस्तेमाल कम है, सो एक फीलिंग आती है कि जैसे आपके ना स्किन के अंदर सर्टेन सॉर्ट ऑफ ड्राइनेस है। बिल्कुल। सो ये ड्राइनेस दूर करने के लिए भी कोई ट्रीटमेंट है? और अगर मेरे देखने वाले हैं, सो क्या प्रोटोकॉल यूज करें ताकि उनकी स्किन जो है ना कम से कम जो है ना सर्दियों के अंदर डैमेज है? देखिए, एक तो तेज गर्म पानी नहीं, आप ल्यूक वार्म वाटर की तरफ हमेशा जाएं। हम बहुत तेज गर्म पानी की सर्दी लगती है, और वो तेज गर्म पानी उतना ही हमारे लिए नुकसानदेह होता है, जिल्द को उतना ड्राई करता है, आपकी फाइन लाइन रिंकल्स भी बढ़ती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप ना मुझसे वैसे भी अगर पूछते हैं ना कि अगर डॉक्टर साहब मेरे पास सिर्फ बहुत थोड़े से पैसे हैं और मैंने कोई 2 चीजें लेनी है अपनी स्किन के लिए, तो मैं आपको सिर्फ 2 चीजों का जिनका नाम लूंगा ना, वो होगी एक आपका सनब्लॉक और एक मॉइस्चराइजर। अच्छा, तो ये आपके स्किन की ग़िज़ा है मॉइस्चराइजर। तो क्या होता है कि सर्दियों में वैसे ही हमारा स्किन का मॉइस्चर कम होता है, और जब हम गर्म पानी डालते हैं तो वो मॉइस्चर आपका जो स्किन को जो है ड्राई करती है, मॉइस्चराइजर को कम करती है। तो इसमें एक तो एक्सेसिव यूज ऑफ मॉइस्चराइजर बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी सर्दियां हो। पर अगर आप एक्सेसिव यूज ऑफ मॉइस्चराइजर करते हैं तो आपको लगता है कि स्किन ना डार्कर टोन में जा रही है, और आपको बड़ा ज्यादा मतलब कि एक बंदा वो कि जिसकी स्किन बहुत अच्छी है,
सो वो तो जब आपके ऊपर मॉइस्चराइजर लगेगा तो उसकी चेहरा अच्छा लगेगा, पर हमारा मसला ये है कि हमारी ज्यादा स्किन जो है ना ब्राउन है या डार्कर टोन की तरफ है, तो बंदा और ज्यादा जो है ना वो मैला और डाउन वो लगता है। देखिए इसमें फिर वो हमारा डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल आ जाता है कि हम डिसाइड करते हैं कि आपने कौन सा मॉइस्चराइजर लगाना है और आपकी स्किन के लिए कौन सा मॉइस्चराइजर बेहतर है। तो कुछ ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजर्स भी आए हुए हैं, कुछ सेंसिटिव स्किन के लिए भी, ड्राई स्किन के लिए एक्स्ट्रा सेंसिटिव आए हुए हैं, तो वो हम फिर डिसाइड करते हैं कि आपको हमने कौन सा मॉइस्चराइजर देना है। तो ठीक है, पर आप कह रहे हैं मॉइस्चराइजर इज मस्ट। सनब्लॉक के बारे में डॉक्टर साहब ने बात की कि वो जितने भी अगर हम डर्मेटोलॉजी की तरफ जाएं तो वो कहते हैं कि सनब्लॉक इज लाइक एन ऑक्सीजन फॉर योर स्किन। आप उसको पहने बगैर नहीं कर सकते। इवन के मुझे कुछ मेरे दोस्त डॉक्टर्स हैं जो मुझे कहते हैं कि आपके स्टूडियोज में लाइट इतनी है, आपने यहाँ पर भी जो है ना यू हैव टू वेयर दिस सनस्क्रीन, अदरवाइज आप इस एनी सॉर्ट ऑफ अ हीट और एनी सॉर्ट ऑफ एन एक्सपोजर टू लाइट उसमें आपने अपनी स्किन को जो है ना प्रोटेक्ट करना है। अब एक और फिलॉसफी जो है इसके अगेंस्ट जो है वेस्ट के अंदर आ रही है, वो कहते हैं कि जो सनब्लॉक है इज जस्ट एन मार्केटिंग गिमिक। और जो पुराने दौर के लोग थे कि जो कि सन में अपने आप को जो है ना एक्सपोज करते थे या सन में रहते थे, उनकी स्किन की प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप अपनी स्किन को ब्लॉक कर रहे हैं इन तमाम तर चीजों से, सन ब्लॉक हैं, मॉइस्चराइजर्स हैं, सो विटामिन डी की कमी जो है वो आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि विटामिन डी जो है वो सन रेज से आपको मिलनी है और वो थ्रू नहीं हो सकेगी स्किन से। जी, बड़ी अच्छी बात की मुस्तफा। मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये क्योंकि ये बड़ा हमारे ना सब लोगों को पता भी चलना चाहिए कि क्या इसके पीछे लॉजिक है। लेकिन सन ब्लॉक जो है ना हमें चाहिए, जो धूप डेंजरस होती है ना वो होती है 10 बजे से 3 बजे वाली धूप, ठीक है। और जो फायदेमंद वाली धूप होती है ना वो होती है फजर के बाद और मगरिब से पहले, ठीक है। अगर आपने वो धूप लेनी है, अगर गर्मियों में भी अगर आप विटामिन डी चाहते हैं तो आपने वो वाली धूप लेनी, ठीक है। सो आपने कहा कि 10 से 3 आपने, मैं तो ये कहूंगा कि सनब्लॉक हमारे डर्मेटोलॉजी का और एस्थेटिक्स की नमाज है। आपने इतना रिलीजियसली यूज करना है क्योंकि फोटो एजिंग होती है। जब सूरज आपके चेहरे पे पड़ता है तो आपका कोलेजन भी कम होता है, और कोलेजन और इलास्टिन में हर साल 11% कमी आती है, आप याद रखें। और जो क्या हमारा सीमेंट क्या है चेहरे का, कोलेजन और इलास्टिन। तो अब 11% कमी आ रही है, जैसे ही हम 45 क्रॉस करेंगे तो ये झुर्रियां नजर आना चाहिए, ये सारा कुछ। तो सन ब्लॉक उस फोटो एजिंग को रोक रहा है, वो फोटो एजिंग को रोक रहा है। कोलेजन जैसा डॉक्टर जी, और कोलेजन और इलास्टिन जो आपका डिस्ट्रक्शन आए हुए खाएं, बेहतरीन कोलेजन है। मछली आई हुई है, मछली का शोरबा भी है, बेहतरीन कोलेजन है। सूप, कोई भी ब्रॉथ, आप चिकन का ब्रॉथ है, यखनियां पहले हमारे घरों में बनती थी, हर सर्दियां आती थी तो वीक में ट्वाइस अ वीक आपके घरों में जो है ना यखनी होती थी। आज के बच्चे यखनी पीते नहीं है। सो अगर आप किसी भी तरह का ब्रॉथ यूज कर रहे हैं, यखनी यूज कर रहे हैं, बेस्ट सोर्स है कि वो आपकी स्किन के अंदर नेचुरल कोलेजन जो है वो बनाएगा। इसके अंदर मैं एक और चीज भी ऐड करूं कि सन ब्लॉक सिर्फ आप बाहर निकल के निकालते हैं तो वो आपको भी 80% प्रोटेक्शन दे रहा है, क्योंकि वो हमारी मेलानिन सिक्रीशन को रोकता है, ठीक है, जिससे कि हम कहते हैं कि हम काला होने से बचते हैं, ठीक है। उसके साथ मैं अपने नाज़रीन को बताऊंगा कि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आपने सन ग्लासेस भी पहने। अच्छा, क्योंकि हमारी 20% जो मेलानिन सिक्रीशन है, जो सन रेज हमारी आंखों में जा रही है ना, वो कर रही है। तो सन ब्लॉक आपको कभी भी 100% प्रोटेक्शन नहीं देगा अगर आप बाहर सूरज में निकल रहे हैं बगैर ग्लासेस। तो 100% प्रोटेक्शन के लिए आपको ग्लासेस देता है। तो अब आप देख लेंगे आजकल की जो टिकटॉकर्स इन्फ्लुएंसर ग्लासेस पहनते हैं, शायद इसी एडवाइस उनको दी गई हो, तो उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यादा जो है ना अपना को सेव करना। डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि 10 से 3 आपने एक टाइम फ्रेम बता दिया, और आपने कहा उससे पहले फजर के टाइम पे, इसके बाद 10 बजे तक आप जो है ना एंजॉय कर सकते हैं धूप को, और आप असर के टाइम जब डाउनर है, सन डाउनर है, उस टाइम पे एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। और 10 से 3 आपने घर के, मेरा कहने का मकसद है कि 10 से 3 आपने घर के अंदर भी सन ब्लॉक लगाना है। बड़े कम लोगों को पता है, क्योंकि ये जो खिड़कियों से रोज आ रही हैं, आप चूल्हे के आगे जा रहे हैं, उसकी ये सारी जो रेज है ये भी आपको नुकसान पहुंचाती है 10 से 3। तो इवन इतनी स्ट्रांग उस पर सूरज, खासतौर गर्मियों में सूरज इतना स्ट्रांग होता है कि वो रेज भी आपको डिस्ट्रॉय। तो 10 से 3 कहने का मेरा मतलब है कि आप घर में भी लगाएंगे, बाहर तो अगर आप जब भी जा रहे हैं आपने लगाना ही लगाना है, और फिर उसको हर 2 से 3 घंटे बाद टॉपअप भी करना। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल जो है ना अक्सर मुझे डीएम में आता है जब भी हम सन ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, बच्चे जो हैं जी, स्कूल गोइंग बच्चे जो घरों से निकलते हैं, छोटे बच्चे भी जो हैं वो लॉन में, घरों के लॉन में खेलते हैं, सहन में खेलते हैं, बाहर निकलते हैं, सो उनकी स्किन को किस तरह प्रोटेक्ट किया जाए, उनके लिए भी सन ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि इस वक्त जो रिकमेंडेशन आई है हमारे डर्मेटोलॉजिकल सोसाइटी की, अमेरिकन डर्मेटोलॉजिकल सोसाइटी की, वो कहते हैं कि 6 माह की रिकमेंडेड। जब आप 6 माह के बच्चे को इवन लैब में लेके बाहर भी जा रहे हैं ना, तो उस वक्त भी लेके उसके डिफरेंट सन ब्लॉक है, वो SPF 30 की कैटेगरी है। SPF 30 जो है बच्चों की नहीं और एडल्ट्स की नहीं। हमारा जब बाहर जा रहे हैं तो एटलीस्ट SPF 50 और अबव मिनिमम बाहर। अगर आप घर के अंदर हैं तो 30 और 40 भी कर सकते हैं, लेकिन घर से बाहर हैं तो एटलीस्ट SPF 50 है। सो अगर आप अपने बच्चों को जो है ना, वो छोटे बच्चे होते हैं जिन्होंने उन्होंने बताया कि धूप में अक्सर लेके जो है ना घर के जो बुजुर्ग हैं वो बैठते हैं, और अगर आपने उनको भी लेके बैठना है तो बिफोर 10 o'clock
और यहाँ आपने शाम के टाइम जो है ना वो असर का जो टाइम है उसके बाद मगरिब तक आप वो सूरज एंजॉय कर सकते हैं। तो आपने अपने किन्नू को होल्ड किए हैं, किन्नू आपने खाने फजर के बाद या आपने असर के बाद। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं क्योंकि जो आपका मेजर सब्जेक्ट है वो ओबेसिटी है, मोटापा है। बिल्कुल, आई थिंक हर घर की जी, हर माशरे की जो है वो ये प्रॉब्लम है। अब तो इवन के वेस्ट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर्स जो हैं वो आते साथ सबसे पहले बात जो है मोटापे के ऊपर की, और वो कहते हैं कि नाउ वी आर गोइंग टू मेक अमेरिका स्ट्रांग अगेन। और उसके ऊपर जो है अब वो नई गाइडलाइन भी आई है कि जिसके अंदर ये बताया गया है कि कार्ब्स आपने किस किस तरह के लेने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स क्या है, दूसरे कार्ब्स क्या है। बिल्कुल, जो मेजर गलतियां हैं, अगर कोई दूल्हा दुल्हन देख रहे हैं, शादियों का सीजन है, जो मेजर गलतियां वो करते हैं वो क्या है जो नहीं करनी, और क्या वो चीजें हैं जो करनी चाहिए। पहले हम शुरू करते हैं गलतियों से। जी, जो गलतियां हम ओबेसिटी के लिए करते हैं, देखें पहली चीज तो ये कि ओबेसिटी जो है वो अब एक डिजीज है, ठीक है, और एक क्रॉनिक डिजीज में आ रही है, और वो मजीद और बीमारियां लाने का बाइस बनती है, जिसमें कि सबसे कॉमन शुगर, ब्लड प्रेशर आपकी आ जाती है, जो ये, और हार्ट की डिजीज, ठीक है। और हम जो सबसे कॉमन गलतियां करते हैं वो ये करते हैं कि हम जब खाना तो हम क्रैश डाइट शुरू करते हैं, ठीक है। ये सब जो क्रैश डाइट है ना वो सबसे कॉमन गलती है। क्या होता है कि जब आपने फाका किया, आपके जिस्म को ना आप गलत सिग्नल मिलते हैं कि ये तो ये भूख में जा रहा है, ठीक है, भूखा हो रहा है, और मेटाबॉलिज्म को हमारा जिस्म और स्लो कर देता है, और उससे क्या होता है कि आपका मसल मैस कम होना शुरू होता है और फैट वहीं पे बरकरार है। बिल्कुल ठीक तो क्रैश डाइट जो है ना वो आपकी वो सबसे बड़ी गलती है, जिसको हम अपनी आसान भाषा में कहते हैं फाके जी। तो फाके नहीं करने, पर खाना कितनी कितनी देर के बाद है, और इसके बाद जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है एक नया कॉन्सेप्ट है कि आप 16 घंटे की विंडो, 14 घंटे की विंडो, कुछ तो शेर के बच्चे जो है ना 48 आवर्स की विंडो तक पहुंच चुके हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा बता दें। देखें जी, क्रैश डाइट तो आपने बिल्कुल नहीं करनी, वो तो हमने पहले बात कर ली, क्योंकि क्रैश डाइट में क्या होगा कि आपका जिस्म समझता है कि आपने एकदम खाना आना बंद हुआ है और आपकी मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है, फैट डिपोजिशन वहीं रहती है और मसल मैस कम होना चाहिए, ठीक है। और वो जैसे ही आप दोबारा खाना शुरू करते हैं उसको कहते हैं यो यो डाइटिंग, तो आपका वेट दोबारा से बढ़ना शुरू होता है। यो यो हनी सिंह, जी जी बिल्कुल, तो यो यो डाइटिंग आ जाती है, ठीक है। जबकि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है उसमें हाँ आप कहते हैं कि 16 घंटे नहीं खाया, 8 घंटे खा लिया, लेकिन वो भी हर एक के लिए नहीं है। इंटरमिटेंट हाँ, जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जिन लोगों को रात को क्रेविंग होती है खाने की, रात को खाते हैं, या जो अपना पोषण कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है, उनके लिए तो इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी चीज, ठीक है। लेकिन फिर अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपको पीसीओस है, अगर आपको स्ट्रेस रिलेटेड एंजाइटी डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स हैं, आपको हाइपरटेंशन है और ये चीजें हैं, तो इसके अंदर जो है ना आपको इंटरमिटेंट डाइटिंग, फिर वहां आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ती है। फिर हमें आप डॉक्टर साहब ने बताया कि यो जो डाइट के बारे में बात करें, जब बॉडी को ये लगता है ना कि कोई चीज आपके अंदर कम हो गई, जब आप उसको वो देते हैं उसको स्टोर कर लेती है, बिकॉज बॉडी ये कहती है कि आपके पास जो है ना सॉल्ट की कमी है, सॉल्ट बिल्कुल आपने कट किया, जब आप सॉल्ट देंगे वो सॉल्ट को स्टोर हाँ, ऐसे सिग्नल मिलते हैं कि वो फैट को स्टोर करने लगता है बजाय फैट को, और आपकी जो चीज यूज होती है वो प्रोटीन यूज, मसल मैस। और अगर आपका मसल मैस इसी तरीके से, मैं हमेशा ही कहता हूँ जी, एक गाड़ी है बिल्कुल, उसके अंदर 660 सीसी का इंजन है, मसल आपने बिल्ड किया, आपने उसके अंदर इंजन लगा दिया 800 का, बिल्कुल, फिर आप मसल बिल्ड हुआ, उसके अंदर इंजन लगे 1000 सीसी का, अब वो गाड़ी स्टार्ट भी खड़ी है ना, मतलब व्हाइल यू आर रेस्टिंग आपकी बॉडी जो है ना कैलोरीज बर्न कर रही है। एक बंदा वो आधा घंटा एक्टिविटी वो मसल वाला परफॉर्म कर रहा है, और एक बंदा जिसके पास मसल की कमी है वो परफॉर्म कर रहा है, वो आधे घंटे वाला 2 गुना ज्यादा कैलोरीज बर्न करेगा एज कम्पेयर टू समबडी हु हैज अ लो मसल मास ऑन देयर बॉडी। और मैं तो कहता हूँ बुढ़ापे में अगर आपने सीधा चलना है बिल्कुल, तो भाई फिर अभी से मसल बिल्ड करो ताकि कमर तुम्हारी जो है ना झुकावट की तरफ ना आए। बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि न्यूट्रिशनिस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो बताता है कि आपने कितनी प्रोटीन खानी है। अब हम जैसे आज कुछ लोग ये मेडिसिन का हेल्प ले रहे होते हैं, अभी हम इस पे बात करेंगे आगे, तो उसमें मैं कहता हूँ जब आप मेडिसिन ले रहे हैं, जब आपको भूख नहीं लग रही, आपको भूख नहीं लगा रहे, तो आपकी अब जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि जितना आपका बॉडी वेट है पाउंड्स में, उतने ग्राम आपने डेली प्रोटीन खानी है। सुबह अंडे खाएं, दोपहर को मछली खाएं, रात को चिकन खाएं, लेंटल सूप पिएं। तो अब जो लेटेस्ट गाइडलाइन है बिल्कुल चेंज हो रही हैं, इवन वो अब ग्रेन और ओट्स के ज्यादा वो अब आपके मसल मैस के लिए आपको प्रोटीन्स के ऊपर एडवाइस कर। हम मिनिमम आपने ये कि अगर आप खातून है तो 1 ग्राम ले लें अपने बॉडी का, मतलब अगर आप 70 केजीज की हैं बिल्कुल तो आपने 70 ग्राम लेना है, और अगर आप मर्द हैं और थोड़े एक्टिव इंडिविजुअल हैं तो आपने डबल जी बिल्कुल। और 70 ग्राम से तो पाउंड्स में अगर चले जाएं तो पाउंड्स में आपका वेट के 140 पे चला जाता है, तो अब वो कहते हैं कि इवन आप 140 ग्राम तक भी जा सकते हैं, यानी अब लेटेस्ट गाइडलाइन और चेंज होती जा रही है। अब वो आपको प्रोटीन की तरफ ज्यादा, इतनी ज्यादा वेस्ट के अंदर आपको पता है यूजुअली लोग एक्टिव होते हैं बिकॉज उनका एक कार्डियो सेशन से मुराद है कि उनकी वॉक जो है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी बहुत ज्यादा, हम तो गाड़ियां पार्किंग में लगा के अंदर उतरते हैं फिर वापस आके। जी मुस्तफा, यही तो मसला है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिर सेडेंटरी लाइफस्टाइल आया तो उसके साथ क्या आ गया, जंक फूड आया तो साथ क्या आ गया, स्ट्रेस आया तो क्या आ गया, रात को नहीं सोना। अब ये क्या हो रहा है, ये सारा कुछ ऐड
क्या आपकी मेटाबॉलिज्म कम हो रही है? आपके हार्मोन्स जो है ना, 3 हार्मोन्स ही होते हैं, इंसुलिन होती है, लेप्टिन होती है और कॉर्टिसोल होता है। तीनों में इम्बैलेंस आता जा रहा है, मेटाबॉलिज्म तबाह हो रही है और ओबेसिटी बढ़। तो अगर ये चीजें हम समझ लेना तो हम ओबेसिटी को बड़े इजीली कंट्रोल। आई थिंक जो कॉर्टिसोल की बात की है डॉक्टर साहब ने, ये सबसे जो इंपॉर्टेंट हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन। बिल्कुल, कि स्ट्रेस को कैसे रोकना है, और स्ट्रेस होने की वजह से जो हार्मोन पैदा होता है वो कॉर्टिसोल है। और कॉर्टिसोल इज गेम चेंजर। चाहे आप एजिंग की बात करें, चाहे वेट लॉस की बात करें, तो डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे क्या वो एक्टिविटीज हैं जिनको परफॉर्म किया जाए कि स्ट्रेस भी मैनेज हो। कॉर्टिसोल को अगर आपने चेक करवाना हो, क्या टेस्ट है जो किए जा सके, और कॉर्टिसोल कट करने के क्या तरीके हैं। इनिशियली ये ड्रग बनाई किस पर्पस की नहीं गई थी, और ये आपकी बॉडी के साथ करता क्या है? ये एक तरह के हार्मोन है जो हमारे इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। ठीक है। जब ये बनते हैं तो ये दिमाग को वही मैसेज भेजते हैं जो लेप्टिन भेजता है। एक चीज होती है फिट टोन्ड होना, और एक चीज होती है कि ढलक जाना। मुझे लगता है ओलंपिक मुजाहिरों बूढ़ा दिखाता है। ये जो वेट चेहरे पे जो शुरू होता है ना, जो करण जौहर वाली बात कर रहे हैं, वो शुरू होता है जब आप 25 किलो से ऊपर जाना शुरू कर। बच्चे भी यूज कर सकते हैं मोहनजो। हम कॉर्टिसोल की बात कर रहे थे जी, और आपने बताया इंसुलिन रेजिस्टेंस है, लेप्टिन है। तो ये क्या चीजें हैं और किन वजूहात की वजह से बॉडी के अंदर जो है एक्सेसिव अमाउंट के अंदर होती हैं? सिम्टम्स क्या हैं कि जब आपको लगे कि अगर वो बॉडी में, तो आपको कॉर्टिसोल लेवल्स चेक करवाने की जरूरत है? देखें मुस्तफा, बड़ी सिंपल सी बात है। 3 चीजों का अगर हम ख्याल रखें, एक तो स्ट्रेस को अपना कर लोअर डाउन करें, तो हमें कॉर्टिसोल लेवल कराने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है। और कॉर्टिसोल वाहिद हार्मोन है जो आपका बेली फैट बढ़ाता है। अच्छा, ठीक है। अगर आपका बेली फैट बढ़ रहा है और आप डाइट भी कर रहे हैं, ठीक है, आप हेल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस भी आपके अंदर आई हुई हैं, तो वो इंडिकेशन डायरेक्ट आपकी है कि आपका कॉर्टिसोल, तो वहां हमने आप स्ट्रेस लेवल्स के ऊपर काम करना है। ठीक है। अगर आपका ओवरऑल बॉडी वेट मिल रहा है तो वहां फिर आपको या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या लेप्टिन। इंसुलिन क्या होती है कि हमारे बॉडी सेल्स के अंदर ग्लूकोज को डालती है, जिससे कि हमारा फैट कम होता है। लेकिन जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा, हमारा ग्लूकोज नहीं जाएगा सेल्स में और हमारा फैट बढ़ना। अच्छा, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस है बॉडी में तो हमारा फैट कैसे चेक किया जा सकता है? कि अगर वो स्किन से भी पता चल जाता है ना कि बिल्कुल, हमारे स्किन के ऊपर हम इसको बड़ा एक साइन होता है जिसको बोलते हैं एक्ैंथोसिस नाइग्रिकन्स। ठीक है, जिसके अंदर के हमारा यहाँ पे पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है नेक के नीचे, अंडर आर्म्स, ठीक है, और इवन थाइस के इनर फोल्ड्स के ऊपर। तो बड़े पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब मैं हमारी लेजर कर दें, ये कर दें, तो मैं हमेशा उनके फिर HbA1c लेवल पहले कराता हूँ, जिससे कि हमें आइडिया हो जाता है तो प्री डायबिटिक, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद आप प्री डायबिटिक स्टेज में जाते हैं। ठीक है। और फिर हम तो इसीलिए हम कहते हैं कि आपको एक एक्सपर्ट एडवाइस की बड़ी जरूरत है जब आपकी। इसी तरह लेप्टिन है। लेप्टिन क्या होता है कि जब वो हार्मोन है जो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है जब हमारा पेट भर जाता है ना कि अब और नहीं खाना। ठीक है। अब आपने और नहीं खाना। अब जिनको लेप्टिन रेजिस्टेंस होगी तो क्या होगा, वो सिग्नल नहीं जाएगा, पेट भरा हुआ है। अब क्या होता है कि मोटे लोग क्या होता है, वो पेट भरा भी होता है लेकिन वो खाए जाते हैं। अब कहते हैं ये तो हर वक्त थोड़ी देर बाद खा रहा होता है, कि उसमें लेप्टिन रेजिस्टेंस पैदा होगा। ठीक है। वो उसको सिग्नल ही नहीं जाता। और वो कैसे ठीक कर सकते हैं? जी, उसके लिए भी वही हार्मोनल बैलेंस। तो इसीलिए मैंने यही कहा कि अब ये लाइफस्टाइल इज अ वेरी मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। लेकिन हमारे न्यूट्रिशनिस्ट तो ये कहते हैं ना कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज, लेकिन नहीं, अब ओबेसिटी लाइफस्टाइल चेंज नहीं रह गई। ये अब हार्मोनल कंट्रोल भी है और मेटाबॉलिक। और हार्मोन्स क्या करेंगे, आपके मेटाबॉलिज्म को करेंगे। तो हमने तीनों, लेप्टिन को भी करना है, कॉर्टिसोल को भी करना है, और हमने इंसुलिन को भी करना है। और कॉर्टिसोल सबसे महत्वपूर्ण, क्योंकि हमारी जो वेस्ट सर्कमफ्रेंस है, अब जो एशियंस के लिए इस वक्त WHO ने क्राइटेरिया दे दिया है ना, मुझे ये है कि वेस्ट आपकी जो है 90 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए मेल्स की, यानी कि 35 इंच, और 35, और फीमेल्स की होनी चाहिए 80 सेंटीमीटर यानी 31 इंच। अगर उससे ज्यादा है आपकी, तो आपका मतलब आपके कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी आपके अंदर, और वो आपको डायरेक्टली किस पे इफेक्ट करेगी, क्योंकि जो आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस है ना, वो आपके विसरल फैट को करती है। विसरास का मतलब है हमारे लिवर के ऊपर, किडनी के ऊपर जो फैट है, हार्ट के ऊपर फैट है, तो वो हमारा डायरेक्टली हमें कार्डियक डिजीज करेगी, हाइपरटेंशन करेगी, डायबिटीज। तो वेस्ट सर्कमफ्रेंस इवन ज्यादा खतरनाक। इसी तरह WHO ने अब कहा है कि पहले जी BMI लेवल थे, हम कहते थे 30 के बाद ओबेसिटी शुरू हो जाती है, लेकिन अब पाकिस्तानियों के लिए और इंडियंस के लिए BMI आ गया 25, क्योंकि हमने देखा कि अंग्रेजों की निस्बत हमें बीमारियां 5 साल पहले शुरू हो जाती है। ठीक है। अगर एक अंग्रेज का 25 है ना, तो उसका फैट कंटेंट कम होगा। अगर हमारा 25 है तो हमारा फैट, हमारी जेनेटिकली हम ऐसे कि हमारा मसल मैस भी कम होगा। तो हमारे अंदर ओबेसिटी का जो कट आउट लेवल अब आ गया है वो 25। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने लिप्टन की बात की और आपने कहा कि वो मैसेज जाता है कि जो आपको ये बताता है कि अब आपने जो है ना खाना यू आर फुल, और अब आपको मजीद और फूड की जरूरत नहीं है। सो जितनी भी मेडिकेशन है जो कि मोटापे को कम करने के लिए या लीन होने के लिए होती है, सो वे काम ये करती हैं कि आपको बस फीलिंग ऑफ फुलनेस जो है ना आपके अंदर बढ़ा देती हैं। सो मोनजारो की अगर बात करें, बहुत ज्यादा इसकी हाइप क्रिएट हुई भी है, एंड आई थिंक वो हॉलीवुड ने जो है ना, बॉलीवुड ने इस पे काफी ज्यादा, करण जौहर उनकी काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उसकी वजह से हमारे रीजन के अंदर जो है ना, सब कॉन्टिनेंट के अंदर मोनजारो वगैरह जो है ना बहुत फेमस है। सर ये है क्या?
इनिशियली ये ड्रग बनाई किस पर्पस की नहीं गई थी, और ये आपकी बॉडी के साथ करता क्या है? देखें, ये हम अब पहले बंजारो या ओजेम्पिक की बात करने से पहले हम ना बात करेंगे GLP-1 और GIP। ठीक है, GLP-1 और GIP इनको इंक्रेटिन्स बोलते हैं, लेकिन एक तरह के हार्मोन है जो हमारे इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं। जब ये बनते हैं तो ये दिमाग को वही मैसेज भेजते हैं जो लेप्टिन भेजता है। ठीक है, ये स्टैटी सेंटर को स्टिमुलेट करके भूख कम लगाते हैं। ठीक है, भूख कम लगती है, उसके बाद जो हमने खाना खा रहे होते हैं उसको पेट में ज्यादा देर स्टे कराते हैं। तो ज्यादा स्टे, तो वो जब उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है स्टमक की, वो ज्यादा देर स्टे करता है, भूख कम लगती है। तो ये दो तरीकों से फैट को नहीं बर्न कर रहे, ये हमारी भूख को कम कर रहे हैं। तो GLP-1 जो कि ओजेम्पिक में होता है, ये इसका ये मैकेनिज्म है, और यही मंजारो में भी है। जो है वो कंपनी का नाम है कि देखिए, ओजेम्पिक मैं इसलिए ओजेम्पिक नाम ले रहा हूँ कि सेमीग्लूटाइड होती है इसके अंदर। ठीक है, और ये वाहिद FDA अप्रूव्ड है। ठीक है, ओजेम्पिक। और ये आपको मैं इतना बता दूं कि चाहे ओजेम्पिक हो, सेमीग्लूटाइड हो, या मंजारो के अंदर टर्जिपेटाइड होती है। ठीक है, तो क्योंकि मंजारो के अंदर GLP के साथ GIP भी आ जाता है। लेकिन ये जितनी भी होती हैं, पहली बात याद रखें, ये जो है बायोलॉजिकल है। अब बायोलॉजिकल दवाई क्या होती है? पैरासीटामोल जो है ना, बायोलॉजिकल नहीं है, वो केमिकल है, एक केमिकल फॉर्मूले से बनी। जो बायोलॉजिकल दवाइयां है ना, वो ग्रो होती है कल्चर, वो किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो हर एक नहीं कर सकता, उनके ऊपर प्रॉपर एक स्टडी होती है। ठीक है, FDA को वो रिसर्च दी जाती है। FDA जब आपकी वो रिसर्च देखता है तो वो इसको अप्रूव करता है कि ये बायोलॉजिकल है। तो ओजेम्पिक एक ऐसी दवाई है जिसके ऊपर 2017 से रिसर्च हुई। ठीक है, आप देखिए, और फिर FDA ने उसको अप्रूव किया 10-15 साल के, और पेपर्स हैं उसके ऊपर। अब अगर उसका ही आप कोई सिमिलर एजेंट यहाँ बना लेते हैं, और अगर उसको FDA कहता है ये सिमिलर है, तो उसको हम बोलते हैं बायोसिमिलर। वो तो आप ले सकते हैं, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होगा, उससे मिलता जुलता बायोसिमिलर। लेकिन अगर आप जाएंगे ना इंटेंडेड कॉपीज पे जो आ रही हैं चाइना से बन के, कोरिया से बन के, वो आपके सेहत के लिए, क्योंकि इनके ऊपर कोई रिसर्च नहीं है, तो वो फिर आप अपने आप को मुश्किल में डाल। तो ये आप याद रखें, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट सबसे आपके लिए फायदेमंद है। अगर वो नहीं मिल रही तो आप बायोसिमिलर पे चले जाए। ठीक है, लेकिन तो आपने कहते हैं कि आपको दवाई मांगते हैं तो सामने आपको फार्मेसी वाला कहता है इसका सॉल्ट सेम है। जी बिल्कुल, मैं इसको ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह एक लैंग्वेज यूज की जाती है कि इसका सॉल्ट सेम है, बिल्कुल नाम फर्क है। बिल्कुल, तो अगर तो वो कोई बायो सिमिलर है जी, तो वो ठीक है, वो उसी मतलब आइडियोलॉजी के ऊपर वो तैयार हुई, वो तो ठीक है। पर अगर आप कह रहे हैं कि लैब बेस्ड है और इंटेंडेड कॉपीज हैं जिनका हमें पता ही नहीं इनके ऊपर कोई रिसर्च भी हुई है, ऐसे नाम बताया ना कि जो कि ये बहुत ज्यादा इस टाइम पे जो है ना वो काम चला हुआ है कि वो महंगी है मोंजारो या ओजेम्पिक, और सस्ती चीजें आ रही हैं। बहुत सारे इंस्टाग्राम को बैठे हुए डॉक्टर्स भी जो हैं वो रिकमेंड कर रहे हैं, और मैंने एक अभी वीडियो देखी, क्योंकि हम जब आपकी रिसर्च कर रहे हैं तो आपको पता है एल्गोरिदम लग जाता है। तो उस एल्गोरिदम में मेरे सामने एक वीडियो है, तो वो कह रहे हैं कि वो किसी ऐसे उन्होंने वो किया हुआ है कि जैसे कोई पेशेंट से बात कर, तुम वो सस्ती ले लो, ये सस्ती है, तुम्हें वीकली लगनी है और ये इतने 1000 रुपए में पड़ जाएगी। तो आप नाउ आई कैन कनेक्ट कि वो आप वो चाइना की कॉपी की बात करें जो ओजेम्पिक को मंजारो। देखिए मुस्तफा, मैं आपको नाम तो नहीं लेता क्योंकि सब बड़े लोग नाराज हो जाएंगे मुझसे, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ जो ओजेम्पिक में सेमीग्लूटाइड, और इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी सेमीग्लूटाइड ऐसा नहीं जो बायोसिमिलर, कोई भी ऐसी नहीं जो बायोसिमिलर हो। इंटेंडेड कॉपी बायोसिमिलर कोई नहीं। ठीक है, हाँ टर्जिपेटाइड मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि एक वो बायोसिमिलर ला रहे हैं और आ चुका है, लेकिन उसके ऊपर भी मुझे अभी थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी कि वो वाकई बायोसिमिलर है या नहीं, जो कि मंजारो ही कॉपी। लेकिन सेमीग्लूटाइड अभी तक कोई बायोसिमिलर पाकिस्तान में। ये मंजारो और ओजेम्पिक महंगे क्यों है इतने? यही मैंने आपको बताया कि देखें इनके ऊपर एक रिसर्च हुई है, रिसर्च के बाद ये अप्रूव्ड हुए हमें, ये डेनमार्क में है इनकी, वहां से वो आ रहे हैं। अगर मैं जो यहाँ पे भी जो कंपनी हमें प्रोवाइड कर रही है वो डेनमार्क में बन रहे हैं या फिर आपके US में बन रहे हैं। ठीक है, और आप यकीन करें क्योंकि मैं तो यहाँ से US की कंसल्टेशन भी दे रहा हूँ, हमें ये बहुत सस्ते पड़े। अच्छा, आप सोच नहीं सकते कि इस वक्त US में और जो हमारे जो UK के क्लाइंट्स हैं वो इनको किस कदर महंगा है। पाकिस्तान में ग्रोथ हार्मोन बहुत सस्ते हैं, वो पूरी दुनिया में ग्रोथ हार्मोन बहुत महंगा है। जी बिल्कुल। अब आप देखें, अगर आप अभी भी देखें तो 27,000 का एक इंजेक्शन आ रहा है जो आपके 1 महीने लगता है। ठीक है, अगर आप उसको डिवाइड कर लें पर डे पे तो आपको 800 रुपए पर डे डोज पड़। और ये माइक्रो नीडलिंग होती है, माइक्रो नीडलिंग मुराद दिया कि एवरी डे या एवरी नहीं, ये वीकली लगता है, हर वीकली। और ये आपके हाँ जिस तरह इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है वो वीकली आपके पेट में लगता है। अब आप देखें 800 रुपए में आप अपनी, अब आप ये देखें, मुझे पेशेंट पूछते हैं कि जी डॉक्टर साहब ये बता देंगे ओजेम्पिक या मंजारो के साइड इफेक्ट क्या। ठीक है, मैं उनसे पहला क्वेश्चन करता हूँ, आप मुझे ये बताएं ओबेसिटी का साइड इफेक्ट। ओबेसिटी का साइड इफेक्ट है डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा। ठीक है आपका। जबकि मंजारो और ओजेम्पिक के क्या साइड इफेक्ट हैं? भूख ना लगना, नौजिया हो जाना, कभी कभी डायरिया हो जाना। ठीक है, या कभी कभी मूड स्विंग्स। ठीक है, तो आप किसको वे, अगर आप वे करेंगे दोनों तो कौन से ज्यादा? क्या आप थोड़ा सा अगर नौजिया बर्दाश्त करके अपनी जिंदगी से इन बीमारियों को दूर कर लेंगे, या
आप उस नौजिया से डर से इन बीमारियों को गले जो आपने सिम्टम्स बताए ये तो फैट बर्नर्स जो हैं जो जी बिल्कुल डिफरेंट सप्लीमेंट शॉप्स के ऊपर अवेलेबल है, जिम जाने वाले लोग यूज करते हैं। अक्सर ही शादियों का सीजन है, खवातीन यूज कर रही होती हैं, जो दुल्हने हैं और जो दूल्हे हैं वो भी यूज करते हैं, तो ये सारी चीजें तो उसके अंदर भी आपको ये सारी फीलिंग आती है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो ओज़ेम्पिक मोंजारो में एक चीज देखी कि वो लोग बहुत लेथार्जिक फील करते हैं जी। जो बंदा जिम ऑलरेडी नहीं जा रहा, तो ज्यादातर तो वो लोग ही इस तरफ जाते हैं ना कि जो चाहते हैं कि उनको कुछ ना करना पड़े टेक्निकली तौर पे और वो उनका जो है ना वेट लॉस होना शुरू हो जाए। इसमें एक चीज ये कि वो बहुत लेथार्जिक फील करते हैं मसल लॉस होने की वजह से। बिल्कुल बुढ़ापा जो है मैंने देखा है कि अक्सर लोगों के ऊपर जो है ना वो आपके फेस के ऊपर जो है ना एज ज्यादा नजर आना शुरू हो जाती है उनके और वो बूढ़े लगना शुरू हो गए। मुझे अभी तक जो है ना बहुत कम लोग हैं या वो पता नहीं चलता कि जिन्होंने ओज़ेम्पिक मोंजारो यूज किया और वो फिट लगे। एक चीज होती है फिट टोन्ड होना और एक चीज होती है कि ढलक जाना, बुरा लगना। मुझे लगता है ओज़ेम्पिक मोंजारो बुरा दिखाती है। मुस्तफा मैंने यूज किया और मैं अभी 28 kg यूज किया है और आपने जी बिल्कुल 28 kg यूज किया है और फिर सारे जी और आप मेरा चेहरा देख लीजिए वो फिर वही बात आ जाती है कि बिल्कुल अभी 20 और ये जो वेट चेहरे पे जो शुरू होता है ना जो करण जौहर वाली बात कर रहे हैं वो शुरू होता है जब आप 25 किलो से ऊपर जाना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि इसके लिए फिर आपकी डाइट देखिए, एक तो हाई प्रोटीन डाइट, जैसे मैंने आपको बताया जितने पाउंड्स आपका वेट है उतने ग्राम प्रोटीन रोज जानी चाहिए आपको। उसके साथ आपने जैसे मैं लेता हूँ अमाइनो एसिड शेक, ठीक है, स्मूदीज लेना शुरू कर दी। आपकी ग्रीक योगर्ट एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्ट्रॉबेरीज एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ठीक है। लो फैट मिल्क में दिन में ले रहा होता हूँ ऑलमोस्ट मैं आप समझे आधा किलो मछली आधा किलो चिकन जो कि स्टीम्ड होता है मैं दिन में ले रहा हूँ। उसके बाद ओट्स, ठीक है, आपके आ जाते हैं क्योंकि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो, फाइबर्स आपने जाना है, तो ये अगर बिल्कुल ठीक है और बिल्कुल तो ये आपकी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ जाती हैं। फिर आपने फैट को भी कट नहीं करना, आपके एवोकाडोस हैं, आपका ऑलिव ऑयल है, आपका हैंडफुल ऑफ नट्स। अब ये नहीं कि पूरा पैकेट लेकर नट्स का कैशू नट्स और आलमंड, हैंडफुल ऑफ नट्स, ये आपके जो है बेनिफिशियल फैट्स। तो ये चीजें जब हम इग्नोर करते हैं ना वो फिर हम क्या करते हैं कि ये इंजेक्शन के साथ हम क्रैश डाइट भी शुरू कर देते हैं, तो वो फिर क्रैश डाइट वाला मैकेनिज्म शुरू हो जाता है और चेहरा खराब होता है। बिकॉज़ मसला ये कि हमने वो लर्निंग करनी नहीं और जो अनफॉर्चुनेटली जो डॉक्टर्स लगा रहे हैं वो आपकी काउंसलिंग भी नहीं कर रहे। सो एक प्रोटोकॉल, डाइट प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है। अभी देखें ये आपके वेट कम करने में मदद दे रहा है इंजेक्शन आपको, ठीक है, लेकिन आपको मैंने क्या सिखाना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सीखनी है, वरना क्या होगा जैसे इंजेक्शन पसंद करेंगे आप खत्म करेंगे आपका वेट वापस आ जाएगा। अगर सर इसके साथ जिम कोई जा रहा है, बिल्कुल खवातीन ज्यादातर इस चीज के अंदर हैं, सो वो टोन बॉडी जो अचीव हो सकती है। जी, रेजिस्टेंस एक्सरसाइज तो आपने करनी है। जब अगर आप ये ओज़ेम्पिक या मंजारो ले रहे हैं तो आपने हफ्ते में 3 दिन जरूर रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपना मसल मैस, चाहे आप प्रोटीन भी खा रहे हैं, आप अपना मसल मैस लूज कर रहे हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, बच्चों के अंदर ओबेसिटी की बहुत प्रॉब्लम है क्योंकि प्रोसेस फूड की तरफ है। जी। सो मैं आई वाज जस्ट टॉकिंग टू अ फ्रेंड, वो मंजारो यूज कर रहा है, उसने काफी कुछ 30+ kgs उसने डाउन किया है। सो वो अपनी बेटी को भी वो लगा रहा है, तो मैं आई वाज लिटरली शॉक के यार, मतलब कि शी इज नॉट मोर देन 13 और 14 years old। सो मैंने उससे बड़ा वो क्यूरियोसिटी से पूछा, वो पाकिस्तान में रहता है, उसने कहा नहीं कोई मसले वाली बात नहीं है, बट मैं अभी तक उसको प्रोसेस नहीं कर पाया कि बच्चे भी यूज कर सकते हैं मंजारो। जी बिल्कुल, 12 साल से ऊपर अब इंडिकेशन है और एफडीए ने भी अप्रूवल दे दिया 12 साल से ऊपर, क्योंकि ये जो एडोलेसेंस की ओबेसिटी है ना, यहीं से वो काम शुरू होता है। यही तो सारी चीजें ट्रिगर करती हैं और जब उस एज में एक दफा शुरू हो जाए ना तो ये फिर विशियस सर्कल शुरू हो जाए। सही है। और फिर उसको रोकना बहुत, और यही चीजें आपको फिर डायबिटीज, आपको पॉलीसिस्टिक ओवरीज, आपको फैटी लिवर, आपकी जॉइंट प्रॉब्लम्स, इन सब चीजों की तरफ, और इवन जो मैं आपको पता है कि सेक्सोलॉजी में भी काम कर रहा हूँ, तो इनफर्टिलिटी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने कितने इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स भी इसी से ट्रीट करता हूँ। अच्छा। जी बिल्कुल, इसी इंजेक्शन से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से। तो अब आप 12 साल की एज से ऊपर ये चीजें दे सकते, लेकिन अंडर मेडिकल सुपरविजन। अंडर मेडिकल, ये बड़ी आपने खूबसूरत कहा, क्योंकि मेरा नेक्स्ट जो है ना इसी से मंजारो के टॉपिक पे जो मेडिकल सुपरविजन की बात करना। सो आपके पास कोई बंदा आया और उसने कहा कि मैं कोर्स करना चाहता हूँ और मंजारो का या ओज़ेम्पिक का, उन्होंने ऑप्ट कर लिया। सो क्या आप उनको ट्रेन करते हैं कि एवरी वीक दे हैव टू विजिट योर क्लिनिक? नहीं, मैं पहली मीटिंग बहुत जरूरी है। उसके अंदर कुछ चीजें पूछनी होती हैं। एक तो थायराइड कैंसर की हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, वो भी रॉडेंट्स में देखा गया, अभी तक ह्यूमन बींग्स में नहीं है, लेकिन फिर भी हम केयरफुल रहते हैं। अगर थायराइड की कैंसर की हिस्ट्री है तो हम नहीं देते। इसी तरह गॉल ब्लैडर स्टोन्स या पैंक्रेटाइटिस की हिस्ट्री है तो उसमें हम नहीं देते। तो एक तो हिस्ट्री पे हम काफी चीजें रूल आउट कर देते हैं। 2-3 बीमारियां जिनकी हिस्ट्री, उसके बाद एक बेसिक हम मेटाबॉलिक प्रोफाइल करा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कोई है नहीं, और उसके बाद हम उनको बता देते हैं, उनका एक डाइट चार्ट बना लेते हैं और उनको लगाना बता देते हैं। लेकिन मैं उनको कहता हूँ वीकली मुझे वॉइस मैसेज जरूर भेजें, फिर मैं उनकी जो इवैल्यूएशन करता हूँ वो मंथली।
सही है। उनको मंथली उनका अपने पास बुलाता हूँ, उनको एवेल्युएट करता हूँ, और कहीं मुझे ऐसा लगे कि अगर किसी और टेस्ट की अब जरूरत है तो कराते हैं। तो इसलिए मेडिकल सुपरविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर मैं इसको थोड़ा सा और, क्योंकि मेरे ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं कि एक बंदा 10 किलो लूज करना चाहता है, समबडी वांट्स टू लूज 20 kgs और एक 30 kgs है, मैक्सिमम एक तो पहले ये बता देंगे कितने किलो उतारे जा सकते हैं? बिल्कुल। और अगर आपसे कुछ 10 किलो का पैकेज लेता है, बिल्कुल राइट, तो आज की ताकि आसान कर दूं, और कोई 20 किलो वाला सफर आपके साथ शुरू करता है या कोई 30 किलो वाला सफर आपके साथ शुरू करता है, सो 10 किलो की कॉस्ट क्या होगी, 20 kgs की कॉस्ट क्या होगी, 30 kgs की क्या कॉस्ट होगी? देखें अप्रोक्सीमेटली टेंटेटिव बात। देखें, पहली जो चीज के हेल्दी वेट लॉस क्या है, ठीक है, हमें ये पहले बताना चाहिए। तो हेल्दी वेट लॉस है कि अगर हम 1 kg पर वीक यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो वो महीने में 4 किलो और मैक्सिमम 3 महीने में 10 से 12। 10 से 12। तो ये जो 10 किलो जो आप कह रहे हैं ना, 10 किलो का पैकेज है, ये 3 महीने में, ये 3 महीने का पैकेज एक होता है। तो आप देख लें, एक इंजेक्शन आपको ऑलमोस्ट कॉस्ट कर रहा है अराउंड 27 to 28,000। ठीक है, तो आपको 3 महीने का तकरीबन 60,000 में वो बाकी आपकी फीस और कंसल्टेशन। ये देखिए, मैं बिल्कुल नॉर्मल कंसल्टेशन चार्ज करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त अगर मैं क्योंकि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट भी हूँ और सेक्सोलॉजिस्ट भी हूँ, अगर मैंने अपने पेशेंट्स को ट्रीट करना है तो सबसे पहले उनकी ओबेसिटी को ट्रीट। ठीक है, तो मैं उनसे सिर्फ एक नॉर्मल कंसल्टेशन फीस लेता हूँ, डाइट चार्ट का भी कुछ नहीं लेता, और उनको इंजेक्शन भी, बल्कि मैं तो कहता हूँ वो 15% डिस्काउंट ले रहे होते हैं मुझे कंपनीज वाले, वो डिस्काउंट भी अपने पेशेंट्स को मैं दिला देता हूँ कि ये डिस्काउंट भी ले लें। आई थिंक 60,000 फॉर इन 3 months, और ये पे आप और अब मेरे पेशेंट्स के लिए खास तौर पे ओजेम्पिक वालों ने, नोवाडार्टिस वालों ने ना बड़ा अच्छा एक पैकेज दिया, बल्कि अब मैं यहाँ पे आपके प्लेटफॉर्म से कहना भी चाहूंगा, नोवाडार्टिस से उन्होंने कहा जी कि मेरे पेशेंट, वही कंपनी है कि जो वर्ल्ड ओवर बना रही है जी, उन्होंने कहा कि अगर मेरे पेशेंट ओजेम्पिक 3 ओजेम्पिक लेंगे तो चौथा उनको फ्री। अच्छा रियली? तो आप देखें, अगर 3 27 हजार के तो चौथा 27 वाला फ्री, तो उनको 17,000 में एक इंजेक्शन। अच्छा, तो ये उनके और उनके कॉस्ट कम हो जाए। 60,000 स्पेंडिंग ओवर द टाइम ऑफ 3 months इज नॉट समथिंग जो कि बिल्कुल ही अफोर्डेबिलिटी से ये बाहर की चीज है। आई थिंक अगर आपको किसी तरह की भी सप्लीमेंटेशन के अंदर भी जाते हैं तो वो आपको अगर आप उसकी बेसलाइन लगा लेंगे, अगर आज का फूड, अगर आप बात करें कि फैट बर्नर की, बिल्कुल, सो कोई भी फैट बर्नर जो है ना, इट्स नॉट लेस देन 10,000 रुपीज। मैं आपको बड़ी बेसलाइन बताया कि जब से इन्फ्लेशन हुई है तो अच्छे फैट बर्नर जो है ना 15, 18, 20 हजार रुपए की रेंज के अंदर है, और वो महीना चलता है, और उसके साथ आपकी लिवर इज एट अ कॉस्ट, बिकॉज उसने अपने लिवर ने, आपके मैदे ने उसको प्रोसेस करना है, उसके अंदर जितनी भी ऑफ द काउंटर हम ले रहे हैं ना वेट लॉस की मेडिसिन, ये हमारा लिवर और किडनीज है, हमें नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। FDA अप्रूव मेडिसिन लें। एक और मेडिसिन है ऑलिस्टैटिन है, जो कि हमारे स्टूल में निकाल देती है फैट को, वो FDA अप्रूव है। मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये एक चीज ये भी है कि जब आप पहले वाले, अब तो शायद ये यूज होती है कि नहीं होती, जब आप पहले जाते थे जी, तो हम उसके पास वो आपको एक मेडिसिन देते हैं, जब आपने चीट डे करना है जी, चीटिंग, तो वो आपको कहते हैं जिस दिन चीट डे है, इफ यू वांट टू ईट समथिंग, तो आपने उस चीट डे से, उस चीट मील से पहले वो एक गोली आपने पॉप कर लेनी है, और ओवर द काउंटर वो गोली मिलती थी, तो वो आपका स्टूल पास होता था जी, और उसमें ऑयल ही ऑयल होता है। बिल्कुल, क्योंकि वो हमारा लाइपेज एंजाइम है जो कि स्टूल को करती है, लाइपेज एंजाइम होता है, तो उसको वो इनहिबिट कर देती है, उसको ब्लॉक कर देती है। तो क्या होता है कि लाइपेज हम इमल्सिफाई नहीं करता फैट को, और हमारा फैट एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन से, खून में, और वो सारा स्टूल में निकल जाता है। और ये फायदेमंद, ये बड़े फायदेमंद, लेकिन इसका जरा स्लो, तो लोग भाग जाते हैं। आपको पता ना, हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये ट्रेंड है कि जिसका स्लो रिजल्ट है वो भाग जाते हैं। इसका आपको रिजल्ट आने शुरू होते हैं साल, 2 साल, 3 साल, आपको बड़ी रेगुलर, ये लॉन्ग टर्म दी जा सकती है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर हैविंग अ बीफ बर्गर, तो अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके अंदर कम हो सकता है किसी तरीके से, so I think this is a win। मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं पाए और निहारी के बगैर नहीं रह सकता, तो मैंने एक चीट डे रखा होता है 2 हफ्ते में एक, तो उस दिन मैं यही लेता हूँ, बिल्कुल मैं लेता हूँ। और बाद आपको मैंने सुना बिल्कुल आपको थोड़ा सा क्रैम्प्स भी आते हैं, और आप जब स्टूल पास करते हैं तो उसके अंदर बाकायदा आपको घी और ऑयल नजर आता है। अच्छा, ठीक जी, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसका कोई नुकसान नहीं? इसका कोई नुकसान कोई नुकसान नहीं। अब वही, अगर आप रिकमेंडेड डोजेज में हैं, ये ट्वाइस अ डे इजीली ली जा सकती है, लेकिन अगर आप फैटी मील ले रहे हैं उसके साथ, अगर आप फैटी मील नहीं ले रहे तो आपने नहीं ले रहे हैं, तो उसको फिर आपने नहीं, आप तंग कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और ये कौन सी मेडिकेशन है जो लेते कि ओवर द काउंटर में? याद है, ऑलिस्टैटिन है, ऑलिस्टैटिन का नाम है, 120 मिलीग्राम की इसकी रिकमेंडेड है। जी, ये जो 1 मिलीग्राम जो है वो देते हैं, वो आधी गोली बनती है सर? एक गोली आपने 120 मिलीग्राम 20-15 मिनट्स पहले आपने बिफोर ले लें, इवन इमीडिएटली आफ्टर मील भी ली जा सकती है, इसमें कोई आज, लेकिन फैटी मील याद रखें, जिसमें आपका ऑयल और ये तमाम तर वो चीजें हैं कि जिसके लिए आपको यू हैव टू स्पेंड अ बिग अमाउंट ऑफ कंसल्टेशन, जो वहां जाके आपको चीजें पता चलती हैं। डॉक्टर साहब इज बीइंग काइंड के वो हमारे शो के ऊपर आपको जो है ना ये फ्री ऑफ कॉस्ट बता रही है, तो आपको समझ आ गई कि बहुत सी वैल्यूएबल चीजें जो आज के दिन आपको सीखने को मिल रही है। क्या रोटी ज्यादा खाने से, चावल ज्यादा खाने से
बॉडी में इन्फ्लेशन का कॉज बनती है? मैंने 23 साल मलेशिया में गुजारे, इनका स्टेपल फूड ही चावल है, उबले हुए चावल, तो इसका मतलब है फिर सारे मलेशिया को कमजोर होना चाहिए। इन्फ्लेशन, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी बिल्कुल। उसको कैसे कंट्रोल किया? देखिए वो जो हमारी इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है जो मैंने अभी बात की, एंटीऑक्सीडेंट्स की। कैसे चेक किया जाए कि जो डॉक्टर साहब हैं या साहबा हैं ये वाकई डॉक्टर हैं और आप एक सेफ हैंड्स के अंदर? तो डॉक्टर साहब, जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया, सो कुछ तो चीजें ऐसी हैं कि बहुत बेहतरीन हो गई हैं। आपको इन्फॉर्मेशन जो है ना, बिल्कुल वो अब वो दौर है कि आपको इन्फॉर्मेशन का दौर है। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, आपने उसको सर्च करना है। बट उसके साथ एक प्रॉब्लम ये है, मिस इन्फॉर्मेशन भी आ रही है। मिस इन्फॉर्मेशन, और अनफॉर्चुनेटली मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो ज्यादा चलती है एज कम्पेयर टू जब आप उनको सही चीज बताएंगे, क्योंकि सही चीज सुनना और उसको प्रोसेस करना इज लिटिल डिफिकल्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने सारी जिंदगी सुना कि ये जो टाइम है सर्दी का, कि इसके अंदर बीट रूट, चुकंदर जो है वो एक ऐसी चीज है कि बेहतरीन है। सो इंडिया के एक डॉक्टर साहब हैं, सो वो बीट रूट के बड़े खिलाफ हैं और वो कहते हैं कि अगर आप बीट रूट खा रहे हैं तो आप अपने साथ वो ज्यादती कर रहे हैं, उन बीमारियों का घर है वो कि आपको अंदाजा नहीं। और वो खैर वायरल भी हो गए। फिर उसी तरीके से उन्होंने एक चीज कही कि वो भी क्लेम करते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा ओबेसिटी कम करने वाला क्लिनिक उनका क्लिनिक है। और वो कहते हैं कि वो अपने पेशेंट्स को कहते हैं कि पेट भर के खाएं, दबा के खाएं, ना मीठे की ममानियत है, ना कार्ब्स की ममानियत है, ना घी की ममानियत है। और वो कहते हैं कि हम उनको फिर उसके साथ मेडिकेशन ऐसी देते हैं या हम उनकी ट्रेनिंग, मेंटल ट्रेनिंग इस तरीके से करते हैं कि वो तमाम तर चीजें जो वो अपने अंदर लेके जा रहे हैं उनका नुकसान का बाइस नहीं बनती। जी मुस्तफा, बड़ी अच्छी बात की आपने। अब मेरे पास भी बहुत से पेशेंट, हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से क्लिनिक्स हैं जो ये क्लेम भी करते हैं और वो आपको ये मिस इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं और वो भी आपको कहते हैं जो मर्जी खाओ, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो आपको जो दवाइयां दे रहे हैं, जो पाउडर दे रहे हैं, उसके अंदर वो लैक्सेटिव्स डाल देते हैं। लैक्सेटिव्स क्या होता है कि आपको डायरिया करते हैं, ठीक है। अच्छा। तो जो कुछ आप खा रहे हैं तो वो आपका वो सारा कुछ डायरिया में, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने इलेक्ट्रोलाइट लूज कर रहे हैं, ठीक है। आप सब कुछ तो आप इन द एंड वही आप अपना मसल मैस भी लूज कर रहे हैं और आप बीमारियों की तरफ जा रहे हैं। तो बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली ये चीजें हो रही हैं। बीट फूड तो खुद एक बड़ा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, ठीक है, जो कि बड़ा हेल्प करता है। जिस तरह मैं कहता बेरीज, मैंने ये भी बताया था कि जब आप ज़ेम्पिक या ऐसी चीजें ले रहे हैं वेट लॉस में, बेरीज आपको बड़ा अच्छा, तो वो आप ग्रीक योगर्ट वो भी आपका बना के खाएं, ठीक है, स्मूदी बना के खाएं, बेरीज डाल लें और ये सारी चीजें तो एंटीऑक्सीडेंट्स तो आपने लेने ही लेने, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह आप देखें तो हमारा जो हार्वर्ड प्लेट ऑफ मेडिसिन जो है ना, हार्वर्ड प्लेट जो कहता है कि आपने क्या खाना है, ये प्रोटोकॉल है, उसके अंदर ये कि हम 3 हिस्सों में प्लेट को डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। जो 50% है ना वो हमारा आ जाता है वेजीज का मेजर पोर्शन, जो आपकी कैबेज हो गई, भिंडियां हो गई, कॉलीफ्लावर हो गया, आपका करेले हो गए, जो भी, और थोड़ा पोर्शन ये बेरीज वगैरह आ जाती हैं, एवोकाडोज आ जाते हैं, फ्रूट्स आ जाते हैं। फिर बाकी जो 25 पड़ता है ना, उसमें हमारी होल ग्रेन आपकी आ जाती है। आपने ये व्हाइट फ्लावर नहीं लेना, ठीक है ना, और आपकी ओट्स आ जाते हैं, और फिर बाकी का जो 25 है वो प्रोटीन्स आ जाते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल इंसान के लिए, हाँ जी, एक्स्ट्रा मसल या जिम नहीं जा रहा। बिल्कुल। और अब तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं लेटेस्ट गाइडलाइंस पढ़ रहा था, अमेरिकन जो न्यूट्रिशनल सोसाइटी है वो तो प्रोटीन की तरफ, अब तो वो होल ग्रेन को भी पीछे ले आए। पहले होल ग्रेन सबसे ऊपर रहती थी पिरामिड में, अब वो प्रोटीन को ऊपर ले आए, आपके फिश को, आपके चिकन को, आपके एग्स को, बॉइल्ड एग्स को, क्योंकि एस्टाइटी को भी बढ़ा के आपकी ना एपेटाइट को कम। उसके बाद आपकी होल ग्रीन है, फिर वेजिटेबल्स हैं, और फिर आपकी पल्सेस है, और एंड में आपके व्हाइट फ्लावर और ये बाकी चीजों को लेंगे। अच्छा सर, क्योंकि जिस तरह वीट की बात कर रहे हैं, सो आटे की वाली चीज तो है ना, कि हमने तो बचपन में सुना था कि अगर आप कोई भी कमजोरी, अगर आप अपने गंदुम से करीब हैं जी, सो आप, इसका मतलब है कि आपकी जिंदगी में कोई कमजोरी नहीं होगी और आपको फिट रखती है। पर अब आपने जैसा बताया कि अब रिसर्च हुई है, चीजें चेंज होना शुरू हो गई है। सो क्या रोटी ज्यादा खाने से, चावल ज्यादा खाने से बॉडी में इन्फ्लेशन का कॉज बनती है? अब देखें, गंदुम की अगर आप बात करें तो मैंने 23 साल मलेशिया में गुजारे, तो आपको बताऊं कि वहाँ गंदुम खाई नहीं जाती, इनका स्टेपल फूड ही चावल है, उबले हुए चावल, ठीक है। तो इसका मतलब है फिर सारे मलेशिया को कमजोर होना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं। वही फिर मैंने आपको बताया बैलेंस डाइट, आपकी बैलेंस डाइट हो, चावल भी आप खाएं। चावल अगर आपने वेट कंट्रोल, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के हिसाब से खा रहे हैं तो उसका वो पानी निकाल, ठीक है, उसका पानी है जो कि रिच सोर्स ऑफ, जहाँ पिच निकाल लें, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ हाई स्टार्च का सोर्स है, और आप बाकी चावल का। लेकिन फिर वही एक क्वांटिटी इसमें आ जाती है। आप अगर रोटी ले रहे हैं, होल ग्रीन की रोटी लें, 1 चपाती इज रिकमेंड, ठीक है। तो वही ये हमें अपने जो जितनी भी दवाइयां ले रहे हैं ना, हमने उनको ट्रेन करना होता है अपने क्लाइंट्स को, जो वेट रिडक्शन करना चाह रहे हैं अपने पेशेंट्स को, एक लाइफस्टाइल। देखिए, जब तक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन वो सीखेंगे नहीं ना, वो जैसे ही अद्वियात बंद करेंगे वो दोबारा इन्फ्लेशन, जो बॉडी के अंदर इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा होती है, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। जी बिल्कुल। उसको कैसे कंट्रोल किया? देखिए, वो जो हमारी इन्फ्लेमेशन हो रही है ना, वो इसीलिए हो रही है जो मैंने अभी बात की, एंटीऑक्सीडेंट्स की,
ठीक है। तो जब हम ये एंटीऑक्सीडेंट्स लेते हैं और जो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस, और एक दफा हम हार्मोनल इम्बैलेंस को और अपने मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर लेते हैं तो हम इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत सारी शादियां होती हैं, शादियों का सीजन भी है जी, पर अनफॉर्चुनेटली बाद में पता चलता है कि फलां साहब या फलां खातून जो है वो फिट नहीं है और वो जो अजवाजी जिंदगी के अंदर तमाम तर मामला होते हैं। सो अगर आपने एक एडवाइस देनी हो, क्योंकि हम जो है ना वो नस्ल भी चेक करते हैं, हम शजरा भी चेक करते हैं, हम अगले की जो है ना वो ये भी चेक करते हैं वो लड़का पैसे कितने कमा रहा है, अगर वो किसी मुलाजमत में है तो उसकी मुलाजमत वाली जगह तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं। पर जहां से असल जो शादी का मकसद है, जो मुझे समझ आई है, शायद मैं गलत भी हूँ, वो नस्ल बढ़ाना इज वन पर्पस कि जिसकी वजह से आपकी फैमिली एक्सटेंड हो। सो क्या वो टेस्ट हैं या क्या वो प्रोटोकॉल्स हैं कि अगर आप किसी जगह पे रिश्ता कर रहे हैं, चाहे खा वो लड़का है चाहे वो बच्ची है, सो क्या वो टेस्ट है जो करवाए जा सके ताकि बाद में 6 महीने के बाद ये ना पता चले कि ये तमाम तर मुश्किलात हैं और उसकी बेसिस के ऊपर जो है रिश्ता तोड़ना पड़े। जी, बड़ी अच्छी बात की आपने। देखिए, मेरे नज़दीक तो नस्ल बढ़ाने से भी ज़्यादा जान, आपकी जान है, ठीक है, और वो उसके लिए आपके वायरल मार्कर्स हैं। ये खतरनाक डिजीजेज जो कि HIV है, हेपेटाइटिस है, जो कि लड़का लड़की फिजिकल होने के बाद ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो अब आजकल मॉडर्न वर्ल्ड में वायरल मार्कर्स, उन दोनों के वायरल मार्कर्स पहले होने चाहिए, और खुदा ना खास्ता अगर किसी को भी ऐसी डिजीज है तो पार्टनर को पता होना चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो वायरल मार्कर है, ताकि वो एक दूसरे को कोई, और वो फिर बच्चे में भी ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद फिर उनके हार्मोनल लेवल, डेफिनेटली मेल है तो सीमेन एनालिसिस, कुछ ऐसी चीजें अगर वो करा ली जाए तो ये बाद में कन्फ्रंटेशन और कॉन्फ्लिक्ट से हम बच सकते हैं। और अगर आपने ये चेक करनी हो कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ कैसी है, उसके लिए भी कोई टेस्ट? जी बिल्कुल, डेफिनेटली फीमेल हार्मोनल लेवल्स भी होते हैं और मेल, लेकिन फिर मैं आपको बताता हूँ कि हार्मोनल लेवल इतना इसके अंदर रोल प्ले नहीं करते। इवन कुछ लोगों के नॉर्मल हार्मोन भी होते हैं, इसमें आपको साइकोलॉजिकल चीजें भी होती हैं और कई ऐसी चीजें। मेरे पास बड़े यंग कपल्स आते हैं जिनको कि सिर्फ मैं साइकोलॉजिकल थेरेपी से ट्रीट करता हूँ और वो ट्रीट हो जाते हैं। तो ये है कि अगर एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट से और एक अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से प्रॉपर कंसल्टेशन पहले ले ली जाए तो वो आपको ये हार्मोनल लेवल कराने से ज्यादा हेल्प। डॉक्टर साहब जाते हुए जी माय लास्ट क्वेश्चन, जी क्योंकि आज हम मीडिया वाले हैं और हमारे अंदर एक टर्म यूज होती है अताई डॉक्टर, हम वो कहते हैं कि जो डॉक्टर बनने का जो है ना वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो किसी दौर में कंपाउंडर थे, एस्थेटिक्स की बात करें, जैसे हम ऑफ रिकॉर्ड बात करें, वो ब्यूटिशियन खातून थी, वो खातून खुद माशाल्लाह खूबसूरत अल्लाह ने उनको बनाया था, वो और खूबसूरत होंगी, तो वो जो भी ट्रीटमेंट कर रही है वो देखने में भी मजा आ रहा है और वहां लोग कतार बना के जा रहे हैं। अब एज कम्पेयर टू जो असल में डॉक्टर है जो MBBS करके आया हुआ है, उसकी चीजें थोड़ी मुश्किलात हैं। पर ये कैसे चेक किया जाए कि जो डॉक्टर साहब हैं या साहबा हैं ये वाकई डॉक्टर हैं और आप एक सेफ हैंड्स के अंदर हैं? जी, एक तो बड़ा सिंपल चीज है कि PMDC ने अपनी वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, जिसके अंदर के आप किसी भी डॉक्टर का नाम डालें तो वो आ जाता है कि वो PMDC रजिस्टर्ड है उन्हें, ठीक है जी। तो ये बड़ा सिंपल है कि आप PMDC की वेबसाइट पे जाएं और आप उस डॉक्टर का नाम डालें और आपको पता चल जाएगा कि डॉक्टर जो है वो PMDC से रजिस्टर्ड है या नहीं। तो सेफेस्ट तरीका तो ये है, ठीक है। बाकी ये कि आप अगर डॉक्टर के क्लिनिक में भी जाते हैं तो वहां भी जरूर, पर अगर आप किसी डॉक्टर से ये पूछेंगे डॉक्टर साहब आपकी मेडिसिन आपने कहाँ से पढ़ाई की हुई है क्या, तो माइंड कर देते हैं अक्सर और इस चीज के जी। तो उसमें यही है कि अक्सर ने तो सिर्फ आप अगर ये ना पूछेंगे कहाँ से पढ़ाई की हुई है, अगर आप बाहर काउंटर पे यही पूछ लेंगे डॉक्टर PMDC रजिस्टर्ड है या नहीं, तो उससे ही आपको आइडिया हो जाएगा कि PMDC रजिस्टर्ड डॉक्टर है। आपको PMDC की वेबसाइट पे जाएं और जाके डॉक्टर उसका नाम भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली नाम चेक किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर, मोस्ट वेलकम फॉर कमिंग इन। आपसे मुलाकात करके जो है ना बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेरे देखने और सुनने वालों तक आज वो पहुंची है, जो ऐसी बहुत सारी मिथ्स हैं कि जो लोगों तक नहीं पहुंच पाई, और आपने काफी सारी चीजें जो आसान की, क्योंकि हमें तो ये लगता था कि ओज़ेम्पिक का जो जिन है वो एक इतना महंगा जिन है कि इसको बोतल से निकालने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए। पर आई थिंक अगर एक प्रोफेशनल हेल्प के साथ, एक अच्छा क्लिनिक के साथ जो कि वो PMDC से रिकॉग्नाइज क्लिनिक हो, डॉक्टर भी जो है ना रिकॉग्नाइज हो, तो 60,000 रुपीज 3 महीने में जी। और उसमें अगर आप 10 किलो उतारते हैं तो आई थिंक ये कोई ऐसी चीज नहीं, इससे ज्यादा तो आप अपनी स्किन के ऊपर भी डिस्काउंट भी है मेरे वाले, 3 इंजेक्शन में चौथा फ्री भी है, वो डिस्काउंट भी है। और कुछ हमारे शो की तवज्जो से भी जाएंगे और अगर आप ये वाला क्लिप भी दिखाएंगे तो हम डॉक्टर साहब से कोशिश करेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली करेंगे, मजीद बिल्कुल करें वो डिस्काउंट देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय से आगा जरूर